Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थमार्ग पर। दोस्तों, हमने कुछ पिछले वीडियोस में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे अटेन करता है जहाँ पे आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होता है। उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम अटेन करता है। आजकल हम पढ़ने वाले हैं, जब भी वेरिएबल्स जैसे कि इनकम या प्राइस में चेंज आता है, तो उस चेंज के रिस्पॉन्स में कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है और कैसा रिएक्ट करता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है काफ़ी टेक्निकल है, बाकी पिछली क्लासों के मुकाबले, तो थोड़ा आज की क्लास में अपना ध्यान बना के रखिएगा। आज की क्लास का पहला टॉपिक है इनकम कंजम्पशन कर्व। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कंज्यूमर आईसी कर्व और बजट लाइन के टेंजेंट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड करता है। अगर कंज्यूमर का इनकम में चेंज आ रहा है, तो उस चेंज इनकम में चेंज आने से कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, वो हम पढ़ेंगे इनकम कंडीशनल ग्राफ के माध्यम से। लेट्स से कि कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है और वो बढ़ रहा है। ये बात पता है आपको, जब भी कंज्यूमर का इनकम चेंज आएगा और प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा गुड्स के, उस केस में कंज्यूमर का बजट लाइन है वो शिफ्ट होगा, राइट पर शिफ्ट होगा व्हेन कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तब, और लेफ्ट पर शिफ्ट होगा तो कंज्यूमर की इनकम घटेगी तब। सो ये बात क्लियर है कि जब भी कंज्यूमर की इनकम चेंज होगा तो आपका बजट लाइन शिफ्ट होगा पैरेलली आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। कंज्यूमर इनिशियली इग्नोर टेक कर रहा है पॉइंट ई पे, जहाँ पे बजट बजट लाइन ए बी और इंडिफरेंस कर्व आई सी वन वो टेंजेंट है इस पॉइंट पे। और जब कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ, मतलब बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ, कंज्यूमर का जो बजट लाइन शिफ्ट हुआ पैरेलली राइटवर्ड। वो ए बार बी बार की तरफ कंज्यूमर का बजट लाइन शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। अब नया बजट लाइन जो है, उसने नया क्लो पॉइंट अटेन किया IC2 पे, जो IC2 पे वो टेंजेंट है पॉइंट E1 पे, तो कंज्यूमर ने अपना एक नया क्लो पॉइंट यहाँ पे अटेन किया। इन द सेम वे, कंज्यूमर इनकम फिर से बढ़ता है, तो कंज्यूमर नया क्लो पॉइंट नया क्लो पॉइंट अटेन करेगा एट पॉइंट E2, जहाँ पे नया बजट लाइन और नई IC का वो टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, जैसे कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है, वैसे वाले कंजम्पशन जो है दोनों गुड्स का एक्स और वाई का, वो भी चेंज हो रहा है। हम जब भी इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, जो हमारे ऑप्टिमल पॉइंट्स का इक्वल पॉइंट्स है E1 E2 और E वाली पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, उसको जॉइन करने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। तो यहाँ पे इनकम कंजम्पशन कर्व की डेफिनेशन क्या हुई? इट शोज कि हाउ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स चेंजेस एज इनकम चेंजेस कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। दो गुड्स का कंजम्पशन में कैसे चेंज आ रहा है तब इनकम चेंज हो रही है, वो दर्शाता है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व। इसमें आपका प्राइस होता है गुड्स का, वो कांस्टेंट रहता है। इसको हम इनकम एक्सपेंशन पाथ भी बोलते हैं। तो पहला आपका केस है इनकम कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अगर आपके नॉर्मल गुड्स है, उस केस में इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होगा? लेट्स से दोनों गुड्स आपके एक्स और वाई जो है वो नॉर्मल गुड्स है, तो आपको ये पता है नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आपको ये चीज़ मालूम है कि जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे-वैसे कंजम्पशन जो होगा नॉर्मल गुड्स का वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे-वैसे आपका बजट शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, और इक्वल पॉइंट अटेन कर रहा है हायर आईसी कर्व पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं E1 और E2 पे। हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए, हमको आईसी से कम मिला, यहाँ पे आईसी से कम जो है वो पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है। इट मीन्स कि कंजम्पशन जो है दोनों गुड्स की बढ़ रही है इनकम बढ़ने से। आईसी कर्व आपका आईसीसी कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप्ड है। पॉइंट ई पे ये कंजम्पशन था एक्स और वाई का। पॉइंट E1 पे कंजम्पशन दोनों का बढ़ गया एक्स और वाई का। पॉइंट E2 पे भी कंजम्पशन दोनों का बढ़ रहा है एक्स और वाई का। इट मीन्स कंजम्पशन इनकम बढ़ने से कंज्यूमर की दोनों गुड्स की कंजम्पशन एक्स और वाई की बढ़ रही है। इट शोज कि दोनों गुड्स आपके नॉर्मल गुड्स हैं, और इस केस में आपका आईसीसी कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग या राइट पॉजिटिव स्लोप होता है। तो ये था आपका आईसीसी कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर दोनों गुड्स आपका नॉर्मल है, उस केस में आपका आईसीसी कर्व होगा पॉजिटिव स्लोप होगा, दैट इज राइटवर्ड और अपवर्ड स्लोपिंग फॉर लेफ्ट टू राइट। ये दूसरा केस कंसीडर करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारा इसमें एक गुड जो है वो इंफीरियर गुड है। लेट्स से हमारा गुड एक्स जो है इंफीरियर है, और गुड वाई जो हमारा वो नॉर्मल गुड है। तो ये बात आपको पता होगी, इंफीरियर गुड के केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स कि जब आपका इनकम बढ़ेगा, उस केस में आपका इंफीरियर गुड का कंजम्पशन है या डिमांड जो है वो कम होगी। तो ये ग्राफ को एनालाइज करते हैं, ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे इनकम बढ़ रहा है कंज्यूमर का, वैसे आपका बजट एंड शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड। पहले ए बी था, देन सी डी, देन उसके बाद जे के हुआ। जैसे जैसे बजट एंड शिफ्ट हुआ राइटवर्ड, वैसे वैसे कंज्यूमर ने नया क्लोज पॉइंट अटेंड किया हायर आईसी के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी पे एक क्लोज पॉइंट था। ए बी जब अभी बजट लाइन की उस केस में IC1 पे वो टेंजेंट था, तो IC1 पे उसने अपने के ऊपर अटेंड किया। जब इनकम बढ़ के सीडी हो गई, इनकम बढ़ी, सीडी आपका नया बजट हुआ राइट पर शिफ्ट होने के कारण, तो उस केस में आपका IC2 जो है, उस पे आके कंज्यूमर ने इक्विपमेंट अटेन किया। इन द सेम वे जब इनकम और बढ़ी, तो कंज्यूमर हायर आईसी दैट इज IC3 पे जाके अपना इक्विपमेंट अटेन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप तीनों इक्विपमेंट को ज्वाइन करेंगे, अब आईसी ड्रॉ करेंगे, तो आपका यहाँ का आईसी आ रहा है बैकवर्ड बेंडिंग। ये आपको हो गया आईसी। इसको कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, थोड़ा आपको क्लियर आएगा। हाँ, ये जो आपका ब्लू कलर वाली आपका आईसी
कर्व है। यहाँ का आईसी कर्व कैसा आपका बैकवर्ड बेंडिंग है। ये क्या शो करता है, जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे-वैसे आपका वाई का कंजम्पशन बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं वाई कंजम्पशन बढ़ रहा है आपका। लेकिन वैसे-वैसे आपका एक्स का कंजम्पशन भी डिक्रीज़ हो रहा है। इट शोज़ कि आपका जो गुड एक्स है वो इन्फीरियर गुड है और आपका गुड वाई जो है वो नॉर्मल गुड है। तो आईसीसी के इनकम कंजम्पशन कर्व जो होता है उसके शेप्स आप बता सकते हैं कि कौन-सा गुड किस नेचर का है। क्या वो इन्फीरियर गुड है, क्या वो नॉर्मल गुड है। तो ये आप इससे बता सकते हैं। तो जब भी आपका गुड एक्स या वो गुड जो आपका वाई एक्स एक्सिस से प्लॉटेड है, तो वो इन्फीरियर होगा, उस केस में आपका आईसीसी कर्व जो होगा वो बैकवर्ड बेंडिंग होगा। अब मूव करके नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस में अज़्यूम करते हैं कि हमारा गुड वाई जो है वो इन्फीरियर गुड है और गुड एक्स हमारा जो है वो नॉर्मल गुड है। जब भी गुड वाई हमारा इंफीरियर गुड है, इट मीन्स कि इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन जो होगा वाई का वो गिरेगा। ये बात आपको पता है। इनकम बढ़ा, बजट शिफ्ट टू राइट वर्ड, ए बी से सी डी की, सी डी से जे के गई। कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम अटेन किया हायर आईसी के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने जॉइन किया, हमको आईसीसी कब दिख रहा है, देखने को मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है। जो हमारा नेगेटिव स्लोप दिख रहा है आईसीसी का हमारा, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप। ये इंडिकेट करता है कि जैसे इनकम बढ़ रहा है कंज्यूमर का, वैसे-वैसे कंजम्पशन जो है वो वाई की डिक्रीज़ हो रही है। पहले ये कंजम्पशन थी, फिर ये कंजम्पशन हुई, तो वाई की कंजम्पशन डिक्रीज़ हो रही है और साथ ही साथ आपकी एक्स की कंजम्पशन आपकी बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ने से वाई की कंजम्पशन कम हो रही है और आपकी एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है। उस केस में आपका आईसीसी कर्व जो होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा, लेफ्ट टू राइट, और इंडिकेट करता है आपका गुड वाई जो है वो आपका इंफीरियर गुड है, गुड एक्स जो आपका वो नॉर्मल गुड है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी, जब आपके दोनों गुड्स नॉर्मल होंगे उस केस में आपका आईसीसी कर्व होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा, लेफ्ट टू राइट। जब आपका गुड एक्स आपका इंफीरियर गुड होगा, गुड ऑफ वाई आपका नॉर्मल गुड होगा, उस केस में आपका आईसीसी कर्व होगा बैकवर्ड बेंडिंग होगा। और जब आपका गुड वाई इंफीरियर गुड होगा, गुड एक्स आपका नॉर्मल गुड होगा, उस केस में आपका आईसीसी में होगा नेगेटिव स्लोप होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपके 3 केस में आपने देख लिए। अब अगला केस हमारा है लग्ज़री गुड्स और नेसेसरी गुड्स के केस में आईसीसी कैसा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल गुड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लग्ज़री गुड्स और नेसेसरी गुड्स, बेस्ड ऑन इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर। अगर आप इनकम इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 है, इट शोज़ कि आपका गुड जो है लग्ज़री गुड है। और वही आपका इनकम इलास्टिसिटी 0 और 1 की बेस लाई करता है, तो उस केस में आपका गुड जो हुआ, वो हुआ नेसेसरी गुड हुआ। तो आईसीसी कर्व जो होता है लग्ज़री और नेसेसरी गुड के केस में, वो आपका कम्फर्ट स्लोपिंग होता है। आपने हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि आईसीसी कर्व आपका नॉर्मल गुड्स के केस में कम्फर्ट स्लोपिंग होता है। नॉर्मल गुड्स आपके 2 टाइप के हो गए, 2% बाँटा डिवाइड किया सो नेसेसरी गुड्स और आपका लग्ज़री गुड्स में। इट मीन्स आपका आईसीसी कर्व जो होगा लग्ज़री गुड्स और नेसेसरी गुड्स के केस में अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे 3 आईसीसी हमने यहाँ पे दे रखे हैं इस ग्राफ पे, आईसीसी 1, आईसीसी 2 और आईसीसी 3। अब हमको बताना है इनमें से कौन-सा आईसीसी क्या रिप्रेज़ेंट करता है गुड एक्स और वाई। हम आईसीसी 1 कंसीडर करते हैं। आईसीसी 1, लेट्स से कि हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे इतना गुड वाई और इतना गुड एक्स कंज़्यूम हो रहा है। और ह एक बात ये ध्यान रखिएगा, आईसीसी का हर एक पॉइंट आईसीसी कर्व पे एक नया इनकम लेवल इंडिकेट करता है। जैसे-जैसे आप आईसीसी कर्व के अलोंग मूव करेंगे, वैसे मैंने वो इंडिकेट करेगा आपका इनकम कंज्यूमर का बढ़ रहा है। तो लेट्स से कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो आईसीसी अलोंग मूव करेगा ऊपर की तरफ, कंज्यूमर इनकम बढ़ने से इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई में ज़्यादा चेंज आया है एज़ कम्पेयर टू एक्स। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इनकम इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ गुड वाई यहाँ पे क्या हुआ? ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इनकम बढ़ने से वाई में चेंज आ रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है। अगर आप एक्स और वाई में चेंज देखेंगे इनकम बढ़ने से, यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई में ज़्यादा चेंज आया है इनकम बढ़ने से एज़ कम्पेयर टू गुड एक्स। इट मीन्स कि यहाँ पे गुड वाई जो हुआ आपका इस केस में वो लग्ज़री गुड हुआ और गुड एक्स जो हुआ वो आपका नेसेसरी गुड हुआ। ये बात आपको समझ आ गई? आईसीसी 1 के केस में जब आप इनकम बढ़ा रहे हैं, आप अलोंग द आईसीसी का मूव कर रहे हैं अपवर्ड, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ा बाई का और गुड एक्स का भी कंजम्पशन बढ़ा, बिकॉज़ बोथ आर नॉर्मल गुड्स। फिर हमको बताना है कि गुड वाई या गुड एक्स में लग्ज़री गुड्स कौन-सा है, नेसेसरी गुड कौन-सा है। तो गुड वाई का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू गुड एक्स। तो इस केस में आपका गुड वाई जो हुआ वो आपका लग्ज़री गुड हुआ, गुड एक्स आपका हुआ नेसेसरी गुड हुआ। अब आईसीसी 3 कंसीडर करते हैं, ये आईसीसी का कलर चेंज कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ। अब आईसीसी 3 पे सपोज़ करो कंज्यूमर इस पॉइंट पे है। इनिशियली इसको हम वाई वाई नॉट बोल देते हैं, एक्स नॉट बोल देते हैं, ठीक है? कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर इनकम बढ़ने से वो आईसीसी कर्व के अलोंग मूव हुआ अपवर्ड या राइटवर्ड। तो इनकम बढ़ने से हमने क्या देखा कि कंजम्पशन बढ़ तो रही है दोनों गुड्स की, लेकिन वाई में जो इंक्रीज़ आया है वो एक्स में इंक्रीज़ के कम है। इट मीन्स एक्स में इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन का, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू गुड वाई। ये क्या शो करता है, आपका जो गुड एक्स है वो लग्ज़री गुड है और गुड वाई जो है वो आपका वो नेसेसरी गुड है। अब एक का है आईसीसी 2, इस पे आप देख सकते हैं
ये कंज्यूमर इश्यू इस पॉइंट पे था, इनकम बढ़ने से वो आगे बढ़ा। तब देख सकते हो वाई में जो चेंज आया है वो बराबर है एक्स में चेंज के। ये इंडिकेट करता है कि दोनों गुड्स आपके जो है वो नॉर्मल गुड है, ना लग्जरी है, ना नेसेसरी है, वो नॉर्मल गुड्स आपके हैं। तो यहाँ पे ऐसा कंक्लूजन क्या निकला, जो आईसीसी कर्व जितना टिल्टेड होगा टुवर्ड्स दैट एक्सिस, वो गुड आपका उतना ही वो गुड आपका लग्जरी होगा। अगर आईसीसी कर्व आपका ओरिजिन से पास होकर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इट मीन्स दोनों का कंजम्पशन आपका सेम रेट से बढ़ रहा है, इट मीन्स दोनों गुड्स आपके नॉर्मल गुड्स हैं, ना लग्जरी है ना नेसेसरी गुड्स है। और आईसीसी जो है वो टिल्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इट मीन्स यहाँ पे गुड एक्स जो है वो लग्जरी गुड है और गुड वाई जो है आपका नेसेसरी गुड है। तो इट मीन्स सिंपल यहाँ पे आपको अगर ट्रिक याद रखनी है, तो आईसीसी कर्व जिस तरफ टिल्टेड होगा वो गुड आपका लग्जरी होगा और दूसरा गुड आपका नेसेसरी गुड होगा। अगर आईसीसी कर्व आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, इट मीन्स दोनों गुड्स आपके नॉर्मल है, ना लग्जरी है ना नेसेसरी है। ये हुआ आपका आईसीसी कर्व का यहाँ पे 4 हमने केसेस पढ़ लिए। अब आईसीसी कर्व से हम एक चीज ड्रॉ करते हैं, उसे बोलते हैं एंजल कर्व। हम पढ़ने वाले हैं एंजल कर्व। आईसीसी कर्व में हमने क्या देखा कि इनकम चेंज होने से आप दोनों गुड्स के जो है कंजम्पशन में चेंजेस है, आप उसको स्टडी करते हैं। लेकिन एंजल कर्व में क्या स्टडी करते हैं आप इनकम में चेंज आने से किसी एक गुड के कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, आप उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इनकम जो एंजल कर्व जो है वो आईसीसी कर्व से हम डिराइव करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे क्या होता है, ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका आईसीसी कर्व है, अपर स्लोपिंग है, ये इंडिकेट करता है आपका गुड एक्स और गुड वाई जो है वो नॉर्मल गुड्स है। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हर एक नया जो बजट लाइन है वो हायर इनकम इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बजट लाइन यहाँ पे आपका राइट पर शिफ्टेड है, राइट पर शिफ्ट हुआ है, इट मीन्स आपका इनकम से कन्वर्ट वो बढ़ रहा है। पॉइंट E1 पे कंज्यूमर की इनकम है M1, कंजम्पशन है X1 का। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे इनकम M1 ले ली, कंजम्पशन ले लिया X1। सेम जब राइट पर शिफ्ट हुआ आपका बजट लाइन, आपकी इनकम बढ़ गई, बढ़ के M2 हो गई। M2 पे आप कंजम्पशन एक्स का है वो X2 हो गया। हमने वो पॉइंट पे यहाँ प्लॉट कर लिया। द सेम भी हमने चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, तो यहाँ पे हमको एंजल कब मिला, वो अपवर्ड स्लोपिंग मिला। सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, सब पॉइंट्स हमने जॉइन कर लिया। ये सबको जॉइन करने के बाद आपको क्या मिलता है, एंजल कर्व मिलता है, जो हमने आईसीसी कर्व से डिराइव किया है। तो यहाँ पे आप एंजल कर्व देखने को मिला, ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व हो गया। अब देखते हैं एंजल कर्व की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज एट इक्विलिब्रियम एंड द कंज्यूमर्स इनकम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंज्यूमर एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इनकम पे कितना कंज्यूम करेगा एक गुड का, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं एंजल कर्व, जो हम आईसीसी ड्राइव करते हैं। हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसा होता है। तो जब भी आपका एंजल कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वो इंडिकेट करता है कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है उस गुड का, इतने से ये आपका नॉर्मल गुड है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट केस आपका है एंजल कर्व इन केस इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड कैसे पता है आपको, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन उस गुड का डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एंजल कर्व कैसा होगा, वो डाउन स्लोप होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स इनकम बढ़ने से आपका जो है कंजम्पशन वो डिक्रीज होगा। जैसा कि आपका इनकम बढ़ रहा है वैसा वैसा कंजम्पशन उस गुड का डिक्रीज हो रहा है। तो अपर स्लोपिंग एंजल कर्व है, इट इंडिकेट कि वो गुड आपका नॉर्मल गुड है। अगर आपका डाउन स्लोपिंग एंजल कर्व है, वो इंडिकेट करता है कि आपका जो गुड है वो इंफीरियर गुड है। जैसा हमने आईसीसी को ड्रॉ किया था लग्जरी और नेसेसरी गुड के केस में, उस सेम वे में हम अपना एंजल कर्व भी ड्रॉ करेंगे लग्जरी और नेसेसरी गुड के केस में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंजल कर्व फॉर लग्जरी एंड नेसेसरी गुड्स। एक बात समझिएगा कि लग्जरी गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, वैसे कंजम्पशन जो है गुड का वो उसके ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। लेट्स से कि अगर कंज्यूम इनकम आपका 10% बढ़ रहा है इनिशियली, तो कंजम्पशन आपका गुड का बढ़ा 5% से। फिर अगर आप अगला फिर से 10% बढ़ा तो आपका 8% कंजम्पशन बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से आपका कंजम्पशन बढ़ता है लग्जरी गुड का, वो इंक्रीज़ होता रहता है इनकम बढ़ने के साथ-साथ। यहाँ पे देख सकते हैं लग्जरी गुड्स के केस में, यहाँ पर ग्राफ है लग्जरी गुड्स का। इनकम टैक्स 100 से 200 हुआ, कंजम्पशन आपका 20 से 5 बढ़ा और 25 तक हुआ, 5 मिनट से बढ़ा कंजम्पशन आपका। जब इनकम फिर से 100 यूनिट से बढ़ी, आपकी 200-300 हो गई, तो आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है वो पहले 5 मिनट से बढ़ेगी, अब 15 मिनट से बढ़ रही है। तो रेट जो है कंजम्पशन बढ़ने का रेट जो है वो इंक्रीज़ रेट से बढ़ता है लग्जरी गुड्स के केस में। इस केस में आपका जो एंजल कर्व होता है वो कुछ इस शेप का होता है। अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बट जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे स्लोप जो होता है वो स्टीपर हो जाता है। वहीं नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ तो रही है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की रेट जो है नेसेसरी गुड्स की वो डिक्रीजिंग रेट है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में आप, पहले इनकम 100 से 200 हुई तो आपकी कंजम्पशन बढ़ी 10 यूनिट से नेसेसरी गुड्स की। वही 203 से हुई, फिर से 100 यूनिट का इनकम बढ़ा, उससे आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, नेसेसरी गुड्स की बढ़ रही है, बट वो पहले से कम रेट से बढ़ रही है। इस केस में भी आपका जो एंजल कर्व होता है वो राइट स्लोपिंग होता है, अपर स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ये जैसे इनकम बढ़ती है वैसे-वैसे ये आपका जो स्लोप होता है वो फ्लैटर हो जाता है।
चीपर हो जाता है, यहाँ पर दे सकते हैं आप। तो यहाँ आपके दोनों केसेस थे लग्ज़री गुड्स के और नेसेसरी गुड्स के। लग्ज़री गुड्स के केस में इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, रेट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फॉर एवरी इंक्रीजिंग इनकम। इन द सेम वे एंजल कर्व इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स कंजम्पशन बढ़ेगा आपका इनकम बढ़ने से, बट इनकम बढ़ने का रेट जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई भी है। ठीक है? तो अभी तक हमने पढ़ा आईसीसी कर्व और एंजल कर्व। आईसीसी कर्व और एंजल कर्व में बेसिक डिफरेंस ये है कि आईसीसी कर्व पे हम दोनों गुड्स का जो चेंज हो रहा है कंजम्पशन पैटर्न ड्यू टू चेंज इन इनकम हम स्टडी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंजल कर्व में स्टडी करते हैं ड्यू टू एक गुड का कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम, वो हम स्टडी करते हैं। और एंजल कर्व आपका आईसीसी कर्व से हम ड्राइव करते हैं, ये बात हम ध्यान रखिएगा। और हमने सारे केस कंसिडर कर लिए कि नॉर्मल गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में, लग्जरी गुड्स के केस में और आपका नेसेसरी गुड्स के केस में आईसीसी कर्व की शेप कैसे होगी, स्लोप क्या होगा, वो हमने चीज़ें देख ली है। एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंजल लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे कोई भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाता है। एंजल लॉ जो है वो दिया था आपको अर्नेस्ट एंजल ने। एंजल कर्व जो है वो भी इन्होंने दिया था। एंजल लॉ भी इन्होंने दिया है। एंजल लॉ जो है बेसिकली इनकी स्टडी हुई, इन्होंने स्टडी की थी। फैमिली जो अपना पैसा स्पेंड करती है गुड्स के ऊपर, उसका पैटर्न स्टडी की थी और उससे रिजल्ट्स निकल के आए थे, उनको हमने बोला है, उसको बोला जाता है एंजल लॉ। या बता सकते हैं एंजल स्टडीज हाउ फैमिली स्पेंड मनी एट डिफरेंट इनकम लेवल्स। इसकी जो रिजल्ट निकल के आए थे उसको हम बोलते हैं एंजल लॉ। ठीक है? इनके जो रिजल्ट निकल के आए थे वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। इन्होंने क्या फाइंड किया कि जैसे से जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कंजम्पशन जो है वो नेसेसरी गुड्स का और लग्जरी गुड्स का बढ़ रहा है। बट नेसेसरी गुड्स का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और लग्जरी गुड्स का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ये था इनका स्टडी का रिजल्ट निकल के सामने, इसको हम लोग बोलते हैं एंजल लॉ। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि लोअर इनकम जो हाउस होल्ड होते हैं वो अपने इनकम का लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो नेसेसरी गुड्स में स्पेंड करते हैं, जैसे कि फूड और बेसिक नीड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। और जो हायर इनकम हाउस होल्ड होते हैं वो अपने इनकम का इस तरह एलोकेट करते हैं जिससे वो लग्जरी गुड्स भी अफोर्ड कर सके, साथ ही साथ बेसिक गुड्स के बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के साथ साथ। तो एंजल लॉ का पूरा सार क्या हुआ? पहली बात ये एंजल लॉ आपको दिया था अर्नेस्ट एंजल ने, जिन्होंने से एक स्टडी की थी फैमिली के इनकम पैटर्न और उनके स्पेंडिंग पैटर्न पे 19th सेंचुरी में। जो रिजल्ट निकल के आया था उसको हम बोलते हैं एंजल लॉ। रिजल्ट निकल के क्या आए थे? उन्होंने ये फाइंड किया था कि जैसे इनकम बढ़ती कंज्यूमर की, वैसे वैसे कंजम्पशन जो है नेसेसरी गुड्स का या बेसिक गुड्स का नीड्स को फुलफिल करने के जो गुड्स होते हैं उनका कंजम्पशन बढ़ता है, पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और दूसरी तरफ जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे लग्जरी गुड्स में जो स्पेंडिंग हो रही है वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लेट्स से कि इनकम लेवल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000, उसके बाद 80,000 और 1,60,000, ये हमारी इनकम लेवल है। अब फूड एक्सपेंडिचर यहाँ पे ले लेता हूँ जो हमारे बेसिक गुड्स है, बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। जब इनकम थी 10,000 तो फूड पे एक्सपेंडिचर 5,000, तो इनकम हो गई 10 से 20, तो एक्सपेंडिचर फूड पे बढ़ गया 9,000, फिर 15,000 की और इनकम पे, फिर 25,000, फिर 35,000। तो फूड पर एक्सपेंडिचर और परसेंटेज परसेंटेज टर्म्स में परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड। जब 10,000 इनकम थी तो 50% स्पेंड कर रहा अपना कंजम्पशन पे, फूड के कंजम्पशन पे। तो इनकम 20,000 थी तो अपना वो 45% कंजम्पशन स्पेंड कर रहा है। 37.5% स्पेंड कर रहा है इनकम का, जब इनकम की 30,000 है। तब 80,000 इनकम है तो 31.3% स्पेंड कर रहा है। जब 1,60,000 इनकम है तब उस केस में अपना 21.9% स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है फूड का। फूड पे एब्सोल्यूट टर्म्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिंग हो रही है वो बढ़ रही है, बट परसेंटेज टर्म्स में वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम बढ़ने से। वहीं दूसरी तरफ अगर लग्जरी गुड्स का स्पेंडिंग पैटर्न देखें, इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है लग्जरी गुड्स में। लेट्स से 10,000 इनकम थी तो 500 का स्पेंड कर रहा है लग्जरी गुड्स पे। 20,000 इनकम में 2,000 स्पेंड कर रहा है। 40,000 इनकम पे 6,000 स्पेंड कर रहा है। 80,000 इनकम में वो 20,000 स्पेंड कर रहा है वो, और 1,60,000 इनकम वाले वो 50,000 स्पेंड कर रहा है। तो परसेंटेज टर्म्स में कितना स्पेंडिंग हुआ इनकम का? तो 500 स्पेंड किया तो 5%, 10%, 15% स्पेंड किया इनकम का, 25% स्पेंड किया इनकम का और 31.3% स्पेंड किया इनकम का। तो बेसिक इनकम थी 1,60,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम बढ़ने से जो स्पेंडिंग हो रही है लग्जरी गुड्स में वो हो रही है स्पेंडिंग इंक्रीजिंग रेट से, और जो इनकम में पोर्शन स्पेंड किया जा रहा है लग्जरी गुड्स का वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है इनकम बढ़ने से। तो यहाँ पे दो चीज़ निकल के आई कि इनकम बढ़ने से आपका स्पेंडिंग जो है फूड के ऊपर बेसिक गुड्स के ऊपर वो इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, या हम कह सकते हैं कि इनकम बढ़ने से जो इनकम का जो पोर्शन स्पेंड किया जाता है उसके ऊपर बेसिक गुड्स के ऊपर वो कम स्पेंड किया जाता है। वही दूसरी तरफ इनकम बढ़ने से आपका लग्जरी गुड्स पे जो स्पेंड किया जाता है जो पोर्शन इनकम का वो
ज़्यादा किया जाता है। ये था एंजल लॉ की फाइंडिंग। तो ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे। तो ये था एंजल लॉ। तो अभी तक हमने पढ़ा आईसीसी कर्व, देन हमने पढ़ा एंजल कर्व, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक है एंजल लॉ, वो भी हमने अभी पढ़ लिया। तो अभी तक हमने देखा कि कंज़्यूमर का इनकम चेंज होने से कंज़्यूमर अपने कंज़म्पशन पैटर्न में कैसे चेंजेस लाता है, किस गुड्स जब वो कौन से गुड्स के केस में कैसा बिहेव करता है, वो अभी तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि कंज़्यूमर का इनकम चेंज नहीं हो रहा और किसी एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है। अभी तो हमने देखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंज़म्पशन पैटर्न जब इनकम चेंज होता है। अब हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है कंज़्यूमर के कंज़म्पशन पैटर्न पे या बिहेवियर पे जब किसी गुड का प्राइस चेंज होता है, कीपिंग इनकम ऑफ द कंज़्यूमर कांस्टेंट। वो हम पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड में। बेसिकली आपका होता है एक प्राइस कंज़म्पशन कर्व जो होता है वो आपको बताता है कि प्राइस में चेंज आने से कंज़्यूमर का कंज़म्पशन पैटर्न है, या कंज़्यूमर बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है बाय कीपिंग इनकम ऑफ द कंज़्यूमर कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पीसीसी इज डिफाइंड एज लोकस सेट ऑफ दैट पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिजल्टिंग ओनली व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स या गुड वाई बोल सकते हैं। किसी एक गुड का प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, हम उसको स्टडी करते हैं पीसीसी कर्व के थ्रू, जिसके अंदर आपका इनकम और दूसरे गुड का प्राइस अनचेंज रहता है। पहला आपका केस है डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं गुड एक्स की बात कर रहा हूँ, उसका अगर प्राइस कम होता है तो बजट लाइन जो होगा वो रोटेट करेगा राइटवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। जब इनकम चेंज हुआ तब आपका बजट पूरा शिफ्ट हो गया राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, डिपेंडिंग ऑन कि इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है। जब प्राइस में चेंज आएगा तो आपका बजट शिफ्ट नहीं होगा, वो रोटेट करेगा उस एक्सिस पे जिस गुड का प्राइस चेंज हो रहा है। अगर गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपका बजट लाइन जो राइटवर्ड रोटेट करेगा ऑन द एक्स एक्सिस। वही दूसरा गुड एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वो आपका बजट लाइन शिफ्ट रोटेट करेगा इनवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको शायद पता भी होगी, बड़ी चीज कुछ नहीं है। तो पहला आपका है डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। पीसीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, क्यों होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते हैं जब कंज्यूमर का जब गुड एक्स का प्राइस कम हुआ तो बजट लाइन जो है रोटेट कर गई पीएल 1 से पीएल 2 पे, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप। और फर्दर डिक्रीज होगा तो दोबारा मूव कर रोटेट कर जाएगी पीएल 2 से पीएल 3 पे। फर्दर डिक्रीज होगा तो दोबारा रोटेट करेगी पीएल 3 से पीएल 4 पे। ये आपका रोटेशन देख लिया आपने, बजट में रोटेशन कैसे होगा। बजट में रोटेशन हो रहा है और कंज्यूमर एक नए आईसी कर्व पे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड कर रहा है। जब आपका बजट लाइन पीएल 1 था तो कंज्यूमर पॉइंट 2 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड कर रहा था। वही जब कंज्यूमर का बजट लाइन पीएल 2 हो गया ड्यू टू इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो उसने पॉइंट आर पे कंजम्पशन किया अपना। सेम वे जब पीएल 3 हो गया, बजट लाइन आपका कंज्यूमर पॉइंट एस पे कंजम्पशन कर रहे हैं। जब आपका बजट लाइन पीएल 3 से पीएल 4 हो गया, उस केस में आपका बजट लाइन जो कंज्यूमर जो है वो पॉइंट टी पे अपना कंजम्पशन कर रहा है। तो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए क्यू और एस टी, डिपेंडिंग ऑन कि प्राइस कैसे चेंज होगा। जैसे जैसे चेंज हुआ आपका गुड एक्स का प्राइस, वैसे आपके पास नए बजट लाइन लाइन आ गए आपके पास, और आपको नए पॉइंट्स वाले एक किलो पॉइंट्स मिले, आप लोगों को ज्वाइन कर लिया, आपको पीसीसी कर्व देखने को मिला जो यहाँ पे डाउन स्लोप नेचर का हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका कंजम्पशन जो है वो एक्स का बढ़ रहा है हर नए पॉइंट पे, और वाई का डिक्रीज हो रहा है कंजम्पशन। ये इंडिकेट कर रहा है डाउन स्लोप पीसीसी। ये बात समझ आ रही है आपको, डाउन स्लोप पीसीसी क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे प्राइस ऑफ गुड एक्स आपका डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कंजम्पशन एक्स का बढ़ रहा है, दे सकते हैं N1 से N2, N3, देन N4 और N, वैसे वैसे आपका वाई कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है N1 से N2, N3 से N2 से N3 और N3 से N4। तो यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी केस में कंज्यूमर का इनकम कंज्यूमर गुड एक्स का प्राइस गिरने से गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है और गुड वाई का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है। आप ये बात पता चल गई आपकी कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज आ रहा है। आप यहाँ से एक चीज़ आपको ये बतानी है कि इलास्टिसिटी डिमांड गुड एक्स क्या होगा। इलास्टिसिटी डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा और कैसे आएगा, कितना रिस्पॉन्सिव होगा आपका डिमांड कंजम्पशन होगा, आपको वो बताता है। प्राइस इलास्टिक डिमांड बताता है। तो एक्स में प्राइस गुड एक्स का प्राइस में चेंज आने से, डिक्रीज होने से आपका गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, डाउन स्लोपिंग पीसीसी है। तो मुझे ये बताना है कि आप लोगों को कि आपका इस केस में प्राइस इलास्टिक डिमांड गुड एक्स का क्या होगा, आपको इसमें फाइंड करना है। सिंपल है, ट्रिक नहीं है, बेसिकली जो उसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पढ़ा है इलास्टिक डिमांड वाले चैप्टर में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है प्राइस आपकी डिमांड फाइंड करने का, ठीक है। वो कहता है कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्सली रिलेटेड है, नेगेटिव रिलेटेड है, उस केस में आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक होगा। ये चीज़ आपको याद है, रिकॉल कीजिए, लास्ट क्लास में पढ़ाया था।
वही आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, देन आपका जो है डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इट मीन्स आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक है। वही दूसरे अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उस केस में आपका डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस केस में डाउनस्लोपिंग पीसीसी के केस में आपका एक्स बढ़ रहा है, कंजम्पशन एक्स का, वाई कंजम्पशन गिर रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो ये यहाँ से आप क्या इंडिकेट करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो एक्स है ना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स, वो आपका बढ़ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कंजम्पशन जो है वाई का वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो इनकम पहले स्पेंड होती है गुड वाई के ऊपर, अब वो वहाँ पे स्पेंड ना करके कंज्यूमर गुड एक्स पे कर रहा है। इसी वजह से कंजम्पशन जो है वाई का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर गुड एक्स जो है वो आप पे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस बढ़ गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर गुड एक्स आपका इंक्रीज हुआ। इट मीन्स यहाँ पे आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। ये क्या इंडिकेट करता है? आपका गुड एक्स जो है वो आपका इलास्टिक गुड है। ये चीज़ समझ आई आपको? डाउन स्लोपिंग पीपीसी इट मीन्स कि आपका कंजम्पशन एक्स का बढ़ रहा है, वाई कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है? जब कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है वाई का, इट मीन्स कि जो कंजम्पशन पहले जो इनकम स्पेंड करे थे गुड वाई के ऊपर, आप उस पे स्पेंड ना करके आप गुड एक्स पे स्पेंड कर रहे हैं ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। इट मीन्स कि टोटल एक्सपेंडिचर गुड एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यह क्या शो करता है कि गुड एक्स का प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर गुड एक्स के बीच में क्या कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। ऐसा मतलब क्या होगा? गुड एक्स आपका हो गया इलास्टिक गुड। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अगर पीसीसी आपका डाउन स्लोपिंग नेचर का है, तो गुड एक्स की प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये पता कि आपको प्राइस इलास्टिक डिमांड आपकी होगी यहाँ पे इलास्टिक होगी। क्यों होगी? इसके पीछे में आपको रीजन मैंने दे दिया। जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? वही दूसरा एक केस है अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। जब प्राइस कंजम्पशन कब आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा, उस केस में आपका कंडीशन में क्या चेंज आ रहा है गुड एक्स और वाई के, गुड एक्स का प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है वो अब इसमें फाइंड करने वाले हैं। ठीक है? जैसे देखो प्राइस डिक्रीज हुआ गुड एक्स का, बजट एंड रोटेट हो गई, राइट व्हाट ऑन दी गुड ऑन दी एक्स एक्सिस, पीएल 1 से पीएल 2, देन पीएल 2 से पीएल 3, देन पीएल 3 से पीएल 4। आपको हर एक बजट एंड रोटेट होते आपको नए नए पॉइंट्स मिले, क्यू पॉइंट्स मिले, क्यू मिला, आर मिला, एस मिला, टी मिला। सारे पॉइंट्स आपको ज्वाइन कर लिया। आपको पीसीसी क्या मिल रहा है? आपको यहाँ पे अपर शॉपिंग पीपीसी यहाँ पे देखने को, पीसीसी देखने को यहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि आपका एक्स और वाई दोनों कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है। अपर शॉपिंग पीसीसी बताता है आपका एक्स और वाई दोनों कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है। तो इस केस में प्राइस लास्ट डिमांड ऑफ गुड एक्स क्या होगा हमको फाइंड करना है। सेम लॉजिक से प्रूव करते हैं कि क्या होगा, फाइंड करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स गिरा, कंजम्पशन एक्स का भी बढ़ गया, कंजम्पशन वाई का भी बढ़ गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर तो गुड एक्स है ना, ऑन गुड एक्स, वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? कि आप इनकम प्राइस गिरने से, गुड एक्स की प्राइस गिरने से कंज्यूमर्स क्या कर रहा है, कुछ पोर्शन जो इनकम का बच रहा है उसका वो स्पेंड कर रहा है गुड वाई पे। ये बात समझ आ रही है? कि प्राइस तो चेंज हुआ गुड एक्स का, लेकिन उसमें चेंज होने से आपका गुड वाई का आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जब गुड एक्स का चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उससे इनकम बच रही है कंज्यूमर के पास, वो उस एक्स्ट्रा इनकम को वो स्पेंड कर रहा है गुड वाई के ऊपर, इसलिए गुड वाई का कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ रहा है। और टोटल स्पेंड से गुड एक्स पे जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ एक्स गिरा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड एक्स भी गिरा। तो ये इंडिकेट क्या करता है? आपकी डिमांड जो है गुड एक्स की वो इनइलास्टिक है। ये बात क्लियर है आपको? जो ओवर स्टॉपिंग केस होगा पीसीसी का, उस केस में गुड एक्स की डिमांड जो होगी या वो गुड की डिमांड जिसका प्राइस चेंज हो रहा है उसकी डिमांड क्या होगी? आपकी इनइलास्टिक होगी। तो सवाल पूछा जा सकता है कि एग्जाम के अंदर कि जब पीसीसी कर आपका अपर स्टॉपिंग नेचर का है, तो उस केस में आपकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक है, इनइलास्टिक है? ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलास्टिक है, पता चल गया आपको, रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, आप चीज़ें समझेंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, फाइंड कर सकते हैं कि आंसर क्या है। सिंपल चीज़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है पीसीसी जब आपका हॉरिजॉन्टल हो। सेम हॉरिजॉन्टल पीसीसी आपका बजट रोटेट हुआ पीएल 1 से पीएल 2 से पीएल 3 ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। आपने 3 एक पॉइंट फाइंड किए क्यू आर एस। आपने तीनों ज्वाइन किया, आपको पीसीसी का कैसा मिल रहा है? हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका कंजम्पशन आपका खाली एक्स का बढ़ रहा है, वाई कंजम्पशन कोई चेंज नहीं आ रहा था। यहाँ पे कंजम्पशन आपका एक्स का बढ़ रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड गुड एक्स क्या होगी? इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड गुड एक्स होगी आपकी यूनिटली इलास्टिक। क्यों होगी ये भी देख लेते हैं। प्राइस ऑफ गुड एक्स गिरा, एक्स बढ़ा, वाई में कोई चेंज नहीं। तो टोटल एक्सपेंडिचर और गुड एक्स में हो रहा है, उसमें भी कोई चेंज
उसमें बस चेंज नहीं आ रहा है। इट्स मीन्स कि प्राइस में चेंज आ रहा है, कोरेस्पोंडिंग गुड एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस केस में प्राइस गुड एक्स आपकी यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड है उस गुड एक्स की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी हमने क्या देखा, जब पीसीसी कब आपका डाउन स्लोपिंग होगा, उस केस में डिमांड आपकी गुड एक्स की इलास्टिक होगी। जब पीसीसी कब आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा, उस केस में डिमांड कर्व जो है गुड एक्स की वो इलास्टिक होगी। और जब पीसीसी कब आपका हॉरिजॉन्टल होगा, उस केस में आपकी डिमांड कर्व जो है गुड एक्स की हो यूनिट इलास्टिक होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस में चेंज आने से, अब मान लो अगर प्राइस गुड एक्स का गिर रहा है तो आपका कंजम्पशन जो है वो गुड एक्स का वो भी कम हो रहा है। ये बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी आपको इंडिकेट करता है। जैसे आप ग्राफ में दे सकते हैं, प्राइस डिक्रीज हुआ गुड एक्स का, आपका जो बजट लाइन है रोटेट हुआ राइटवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, पीएल1 से पीएल2, देन पीएल2 से पीएल3। आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके क्यू थे, आर थे, एस थे, आपने ट्रिगर ज्वाइन किया, आपको पीसीसी कैसे मिल रहा है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस डिक्रीज होने से आपका कंजम्पशन जो है एक्स का वो भी डिक्रीज हो रहा है। ये कब होता है, जब आपका गुड जो है वो गिवन गुड होता है। गिवन गुड के केस में आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड एक्स गिरा, लेकिन उसकी वजह से आपका कंजम्पशन गुड एक्स का जो है वो भी गिर रहा है। इस वजह से आपका जो पीसीसी का बैकवर्ड स्लोपिंग नेचर का आ रहा है। इट मीन्स कि गुड एक्स आपका क्या है, यहाँ पे गिवन गुड है। तो सवाल ये भी आ सकता है एग्जाम में कि अगर बैकवर्ड स्लोपिंग आपका पीसीसी करना है, उस केस में आपका गुड एक्स जो है उसका नेचर क्या है, नॉर्मल गुड है, इन्फ्लेयर गुड है, गिवन गुड है, ये से सारे क्रम पूछे जा सकते हैं। तो ये का आपका बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा थी क्लास, अभी तक हमने आईसीसी पढ़ा, इनकम कंजम्पशन कर्व, जो स्टडी करता है कि इनकम में चेंज आने से कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर पैटर्न में क्या चेंज आएगा, वो स्टडी करता है। फिर हमने देखा एंजल कर्व, जो हमने ड्राइव किया आईसीसी कर्व से, वो भी ये स्टडी करता है कि इनकम में चेंज आने से किसी एक गुड के कंज्यूमर पैटर्न कैसे चेंज आ रहा है, वो सब स्टडी करता है। फिर हमने देखा एंजल लॉ, जिसे कुछ फाइंडिंग्स है जिसको एंजल लॉ बोला जाता है, वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा प्राइस कंजम्पशन कर्व, जो स्टडी करता है कि प्राइस में चेंज आने से, किसी एक गुड के प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न में कैसे चेंजेस आते हैं, वो हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो ये था अब तक का लेक्चर। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। एक चीज़ आपको पता है कि अगर किसी गुड का प्राइस गिर रहा है, तो उसकी कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांड जो है उसकी बढ़ रही है। ये चीज़ आपको मालूम है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स आपका डिक्रीज़ हुआ, तो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स आपका वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपका इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन जब भी प्राइस चेंज हो रहा है किसी गुड का, मतलब पहले हम गुड एक्स की बात कर रहे हैं, उससे 2 चीज़ें हो रही है बैक एंड में। क्या हो रहा है? पहली चीज़ तो है कि इसका रिलेटिव प्राइस है वो उसमें चेंज आ रहा है, पीएक्स बाय पीवाई। हम 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, किसी एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, रिलेटिव प्राइस जो है दोनों गुड्स का, वो चेंज आ रहा है, और एक चेंज आ रहा है आपका रियल इनकम में, जिसको एम बाय पी एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलता है बैक एंड में, ठीक है? अब जब भी रिलेटिव प्राइस में चेंज आने से आप कंजम्पशन पैटर्न में चेंज करेंगे बाय कीपिंग रियल इनकम कांस्टेंट, हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझिएगा ध्यान से। अभी स्टार्टिंग फेज़ में है इस टॉपिक के, जैसे ग्रेजुएट बढ़ते जाएँगे आपको चीज़ें सारी क्लियर होती रहेगी, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है किसी एक गुड के, बैक एंड में उसके 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला चीज़ देखने को मिलता है रिलेटिव प्राइस में चेंज देखने को मिलता है, पीएक्स बाय पीवाई, उसको रिलेटिव प्राइस बोलते हैं। दूसरा चेंज देखने को मिलता है रियल इनकम में चेंज देखने को मिलता है। तो जब भी आप रिलेटिव प्राइस में चेंज आता है किसी गुड के, उसमें चेंज आने से अगर आप कंजम्पशन चेंज कर रहे हैं बाय कीपिंग रियल इनकम कांस्टेंट, तो उस केस को हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भी प्राइस में चेंज आ रहा है, जैसे आप रियल इनकम में चेंज आ रहा है और आप रिलेटिव प्राइस को चेंज फिक्स रख के कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस देखते हैं, हम उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो बेसिकली प्राइस इफेक्ट में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, दूसरा आपका होता है इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट इज समेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है? जो चीज़ लिखी है वो देख लेते हैं, लिखी है और किस काम के लिए लिखी हुई है, पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। कि प्राइस इफेक्ट रेफर्स टू अ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये वाली बात की मैंने, ये पहले चीज़ आज से क्वांटिटी डिमांड चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। लेकिन उसमें पैटर्न में 2 चीज़ें और चल रही है, 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है कि आपका रिलेटिव प्राइस चेंज होता है, रिलेटिव प्राइस रेशियो आपका चेंज होता है प्राइस चेंज आने से। दूसरा आपका परसेंट पावर मनी या आपका रियल इनकम जो है, उसमें चेंज आता है। ये 2 चीज़ें बैकएंड में चलती रहती है। जब भी आपका डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज रिलेटिव प्राइस बाय कीपिंग परचेज पावर कांस्टेंट, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जब भी आपका चेंज आ रहा है डिमांड ड्यू टू चेंज परचेजिंग पावर ऑफ मनी बाय कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, देन उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट हो गया, समेशन हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, देख लेते हैं। पहले आप समझिए रिलेटिव प्राइस क्या होता है। लेट्स से कि 2 गुड्स की बात करता हूँ, टी और कॉफ़ी। टी का प्राइस ₹5 है, कॉफ़ी प्राइस आपका ₹10 है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्राइस होगा ना, रिलेटिव प्राइस ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी, इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी, वो आपको हो गया प्राइस ऑफ टी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कॉफ़ी। इट मीन्स 5/10 दैट इज़
0.5। ये यहाँ पे 0.5 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 0.5 इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको टी का कंजम्पशन 1 यूनिट से बढ़ाना है तो आपको कॉफ़ी का कंजम्पशन 0.5 यूनिट से कम करना पड़ेगा। तो कॉफ़ी प्राइस 10 है, टी का प्राइस आपका 5 है, टी बढ़ाना होगा ₹5 आपको और स्पेंड करने हैं, तो कॉफ़ी में से आपको ₹10 से ₹5 निकाल के कॉफ़ी में से टी में लगानी पड़ेगी। इट मीन्स आपको कॉफ़ी का 0.5 इंटू कंजम्पशन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये 0.5 ये इंडिकेट करता है। रिलेटिव प्राइस क्या हुआ? टी का इन टर्म्स कॉफ़ी हो गया वो प्राइस ऑफ टी डिवाइडेड प्राइस ऑफ कॉफ़ी दैट इज़ 5/10 इट इज़ 0.5 ठीक है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी किसी गुड का प्राइस डिक्रीज़ होता है, सपोज़ चेंज हो रहा है, हम डिक्रीज़ मान के चलते हैं, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो गुड क्या हो रहा है, वो उसका रिलेटिव प्राइस कम हो गया। अब मान लो प्राइस 5 था कॉफ़ी का और टी का, अब 2 हो गया। अब कॉफ़ी का प्राइस कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस तो टी का डिक्रीज़ हो गया। इसका रिलेटिव प्राइस जो है टी का, वो भी 0.2 हो गया, पहले 0.5 था, वो डिक्रीज़ हो गया। इट मीन्स कि आपका जो टी जो है यहाँ पे वो चीपर हो गया, वो रिलेटिव टर्म्स में कॉफ़ी के रिलेटिव टर्म्स में वो चीपर हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि कंज़्यूमर कॉफ़ी को स्विच करता है टी से, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। प्राइस चेंज हुआ टी का, पर टी का प्राइस में डिक्रीज़ आने से आपका रिलेटिव प्राइस जो टी का वो कम हो गया। इट मीन्स टी आपका रिलेटिव टर्म्स में आपका चीपर हो गया एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। उस केस में कंज़्यूमर क्या करता है, टी को कॉफ़ी को टी से सब्स्टिट्यूट करता है, टी कंज़म्पशन वैल्यू बढ़ा देता है। इसमें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? कि जब भी प्राइस चेंज हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, रिलेटिव प्राइस आपका चेंज हुआ, जिससे वो गुड्स आपके लिए कंज़्यूमर के लिए वो चीपर हो गया और कंज़्यूमर चीपर गुड को रिलेटिवली एक्सपेंसिव गुड्स से सब्स्टिट्यूट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम फैक्ट क्या होता है। इनकम फैक्ट का मतलब है कि प्राइस में चेंज आने से आपको परसेंटेज पावर जो मनी है, जो एम बाई पी एक्स है, जिसको हम रियल इनकम भी बोलते हैं, रियल इनकम, उसमें चेंज आता है। लेट्स से इनकम की कंज्यूमर की 10 100 इनकम माने चलते हैं सेम एग्जांपल में। अब कंज्यूमर का जो प्राइस ऑफ टी है वो 5 था पहले, उस केस में रियल इनकम क्या थी कंज्यूमर की इन टर्म्स ऑफ टी? रियल इनकम थी 100/5 दैट इज 20। इट मीन्स जब 100 रुपए इनकम थी और 5 प्राइस था टी का, तो कंज्यूमर एट मैक्सिमम 20 यूनिट्स ऑफ टी कंज्यूम कर सकता था। तो रियल इनकम कंज्यूमर की क्या होगी, टी के टर्म्स होगी 20 यूनिट्स ऑफ टी। अब वही कंज्यूमर की प्राइस ऑफ टी डिक्रीज हुआ, उस केस में क्या हुआ, रियल इनकम जो है कंज्यूमर की वो इन टर्म्स ऑफ काफ़ी बढ़ गई। 100 से क्या होगी वो 20 से क्या होगी वो 50 होगी। तो रियल इनकम बढ़ने से कंज्यूमर अपना आप वेल्दी फील करता है, रिच फील वेल्दी फील करता है, उसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं रियल टर्म्स में, तो क्या करता है, अभी कंजम्पशन बढ़ा देता है उस गुड की और साथ-साथ दूसरे गुड्स की भी। उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज द रियल इनकम इंक्रीज कब होगी, जब प्राइस आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, जब प्राइस डिक्रीज होगा आपका रियल इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। रियल इनकम की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। वैल्यू से अब आपके इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि रियल इनकम बढ़ने से उस गुड की डिमांड हम डिक्रीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस गिर रहा है बट रियल इनकम बढ़ रही है उससे। पीएक्स गिरा बट एम/पीएस बढ़ गया। एम/पीएस बढ़ने से रियल इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की, बट रियल इनकम बढ़ने से वो कंज्यूमर उस गुड की डिमांड डिक्रीज कर रहा है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। रिड्यूसिंग ऑफ प्राइस गिर रहा है नॉर्मल गुड्स के केस में, उससे रियल इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, एम/पीएस बढ़ गया कंज्यूमर का, उससे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन बढ़ा रही है नॉर्मल गुड का। यहाँ पे क्या हुआ, रियल इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन आपका बढ़ गया गुड एक्स का या नॉर्मल गुड का, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा हमने, अब देखा इनकम इफेक्ट दो टाइप के हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा क्यों है? देख सकते हैं, लेट्स से प्राइस ऑफ एक्स गिर गया, तो रिलेटिव प्राइस जो है गुड एक्स का गुड वाई का, वो भी गिर गया। इससे क्या हुआ कि कंजम्पशन है गुड एक्स का बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गुड एक्स जो है वो चीपर हो गया रिलेटेड टर्म्स में एज कम्पेयर टू गुड वाई, तो गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ गया। तो जब भी आपका प्राइस डिक्रीज होगा गुड एक्स का, उससे रिलेटिव प्राइस डिक्रीज होगा गुड एक्स का, इन टर्म्स ऑफ गुड वाई, और गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इनवर्स रिलेशन में देखने को मिल रहा है रिलेटिव प्राइस और कंजम्पशन के बीच में। हम रिलेशन किस में फाइंड कर देख रहे हैं, रिलेटिव प्राइस और कंजम्पशन बीच में फाइंड कर रहे हैं रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट बैठ के केस में। रिड्यूस इनकम फैक्टर केस में रिलेशनशिप किस में देख रहे हैं, रियल इनकम और कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको बोलते हैं इनकम फैक्ट। ठीक है, तो हमेशा आपका जो है सब्स्टिट्यूट फैक्ट नेगेटिव होगा, इनकम फैक्ट आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, नॉर्मल गुड के केस में क्या हो रहा है, लेट्स से कि मेरा केस नॉर्मल गुड है, हम प्राइस फॉल की बात केस नहीं चलते, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल होने से क्या हुआ कि रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई और उससे कंजम्पशन जो है कंज्यूमर का, कंज्यूमर मतलब बढ़ा रही है नॉर्मल गुड्स का। तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट कैसा आपका पॉजिटिव है। तो नॉर्मल गुड के केस में आपका इनकम इफेक्ट जो है वो आपका है पॉजिटिव है, और सब्स्टिट्यूशन एट आपका हमेशा नेगेटिव होता ही है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही है कि क्यों होता है।
ठीक है? तो नॉर्मल गुड्स के केस में आपका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, नॉर्मल गुड और सब्सक्रिप्शन में इफेक्ट आपका नेगेटिव है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका प्राइस इफेक्ट जो होता है ना, वो भी नेगेटिव आता है। इट मीन्स प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। ये आप हो गए नेगेटिव इनकम इफेक्ट, और इस मीन्स आपका लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे होल्ड करता है। ये आपका हो गया नॉर्मल गुड्स के केस में। और इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगा, इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगा, इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव होगा। इट मीन्स कि गुड का प्राइस डिक्रीज़ हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, बट रियल इनकम उसकी बढ़ गई। रियल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन उसका डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आपका नेगेटिव होता है, ये आपको पता ही है। तो इसमें प्राइस इफेक्ट क्या होगा? प्राइस इफेक्ट इसमें नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है, वो ग्रेटर होता है आपका इनकम इफेक्ट से। और इस वजह से आपका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा, लॉ ऑफ डिमांड आपका होल्ड करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपको होल्ड करेगा, जब आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव इनकम इफेक्ट से आपका ज़्यादा होगा। गिवन गुड के केस में क्या सेम आपका होता है इन्फीरियर गुड के केस जैसा, इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव होता है। गिवन गुड के केस में इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका भी नेगेटिव हुआ, बट इस केस में इनकम इफेक्ट जो होता है वो बड़ा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, और आपका जो प्राइस इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता बिफोर गुड के केस में। तो नॉर्मल गुड के केस में क्या हुआ, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, आपका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है, आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड कर रहा है। इन्फ्लेशन गुड के केस में क्या हुआ, आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आपका नेगेटिव है, बट आपका प्राइस इफेक्ट भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा। और गिवन गुड के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आपका नेगेटिव है, बट इस केस में आपका इनकम इफेक्ट जो होता है वो ओवर पावर कर जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, और इस वजह से आप यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। तो ये था आपका इन्फिनिट गुड, गिवन गुड और नॉर्मल गुड के केस में इनकम फैक्ट आपका सबसे इफेक्ट क्या होगा, साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और कौन सा किसको और कौन करता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ये अगर टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनकम फैक्ट आपका किस में नेगेटिव होगा, किस में पॉजिटिव होगा, कब ओवर पावर करता है, किस केस में, किस में कौन सा ओवर पावर करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सीधा क्वेश्चन इस टेबल से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब जब हमने देखा कि प्राइस इफेक्ट हमारा होता है दो टाइप, प्राइस इफेक्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है प्लस आपका इनकम इफेक्ट होता है। अब प्राइस में चेंज आया, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई गुड एक्स की। अब हमने फाइंड करना है कि इसमें जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी के अंदर, कितना चेंज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स आया और कितना चेंज आपका यहाँ पे इनकम इफेक्ट्स आया, हमको ये फाइंड करना है। हमारा नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमको फाइंड करना है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, बट उसमें जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, कितना चेंज आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स आया, कितना चेंज आपका इनकम इफेक्ट्स आया, वो हमको फाइंड करना है। हमारा नेक्स्ट टास्क हमारा ये है। इसको फाइंड करने के दो मेथड दिए हुए हैं, और पहले हम देखते हैं इसको फाइंड कैसे करते हैं। जैसा हमने पढ़ा, प्राइस में चेंज आ रहा है, उससे रिलेटिव प्राइस और रियल इनकम और उसमें चेंज आ रहा है, रिलेटिव प्राइस पी एक्स बाई पी वाई में चेंज आया है, और रियल इनकम एम बाई पी एक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर हाँ इसको रख दे कांस्टेंट एम बाई पी एक्स को, प्राइस में चेंज आया, इससे दो चेंजेस देखने को मिले, एक ये चेंज देखने को मिला और एक ये चेंज देखने को मिला। अगर हम इसको रख दे कांस्टेंट, प्राइस में चेंज आने के बाद हम रियल में कांस्टेंट कर दें, तो जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है दिख रहा है, वो आपका रिलेटिव प्राइस में चेंज आने से जो होगा वो दिखेगा। तो बेसिकली जब रियल इनकम कांस्टेंट रखेंगे, तो प्राइस में जो चेंज दिख रहा है, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में चेंज दिख रहा है, वो सारा आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं सब ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ ग्राफिकली। ये आपका बजट लाइन है, जब भी प्राइस में डिक्रीज हुआ गुड एक्स का, बजट रोटेट हुआ इस तरफ, इससे दो चीज़ें चेंज हुई, जो बताया रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव मतलब पी एक्स बाई पी वाई, पहले पी एक्स बाई पी वाई था स्लोप इसका, इस बजट लाइन का चेंज हो गया, अब पी एक्स ये हो गया, लेट्स से प्राइस पी एक्स का चेंज होके हो गया पी एक्स बार हो गया, तो चेंज होने से रोटेट हुआ आपका बजट लाइन राइट वर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप भी चेंज हो गया रोटेट होने से, ये पी एक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट होता है एम बाई पी एस होता है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, इसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज होने से दो चीज़ें चेंज हो रही है, रिलेटिव प्राइस में चेंज हुआ, दैट इज स्लोप में चेंज हुआ, बजट लाइन के यहाँ पे देख लिया आपने कैसे चेंज हुआ। रियल इनकम में चेंज हुआ, एम बाई पी एफ हो गया, यहाँ पे आपने देख लिया कैसे चेंज हुआ। तो ये दोनों चेंज आपको देखने को मिलता है। और मैं कह रहा हूँ कि प्राइस में चेंज आने से आपको क्वांटिटी चेंज आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी चेंज आया, गुड एक्स का बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ इसमें से कितना सब्सिट्यूशन इफेक्ट्स हुआ, कितना इनकम इफेक्ट्स हुआ, पूरे ये जानना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से रियल इनकम का जो चेंज है मैं उसको रख दूँगा कांस्टेंट रख दूँगा, और उसके वजह से जो भी चेंज उसके बाद जो चेंज होगा कंजम्पशन में,
जो भी चेंज होगा कंजम्पशन वो चेंज होगा ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हम नेक्स्ट आने टाइप स्लाइड्स में ये चीज़ फॉलो करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 मेथड होते हैं रियल इनकम कॉन्सेप्ट रखने के। सारा यहाँ पे खेल जो है रियल इनकम का है, रियल इनकम का है, रियल इनकम को या परचेज़िंग पावर मनी को हम कॉन्सेप्ट रखेंगे, उससे फाइंड करिए कि कितना सब्सटेंशियल इफेक्ट है और उसको मैच करेंगे प्राइस इफेक्ट से, तो वहाँ पे निकल के आएगा इनकम इफेक्ट निकल के आएगा। तो बेसिकली अब 2 मेथड्स होते हैं रियल इनकम कॉन्सेप्ट रखने के, पहले हिक्स का मेथड होता है, दूसरा स्लैशिंग का मेथड होता है, ठीक है? तो हम पढ़ने वाले हैं पहला हिक्स अप्रोच क्या होता है, स्लैशिंग अप्रोच क्या होता है? जो रियल वो कॉन्सेप्ट रखते हैं और फाइंड करते हैं सब्सटेंशियल इफेक्ट कितना है, इनकम इफेक्ट कितना है और प्राइस इफेक्ट टोटल कितना है। हिक्स मेथड में 2 अप्रोच होते हैं, पहला होता है कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड, दूसरा होता है आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम मेथड। चीज़ें क्या है समझने की कोशिश करते हैं। कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम ये कहता है कि प्राइस में चेंज आने से प्राइस डिक्रीज हुआ, आपका रियल इनकम बढ़ गया कंज्यूमर का, ठीक है? रियल इनकम बढ़ गया कंज्यूमर का, तो ये कहता है कि रियल इनकम को उतना कम किया जाए जिससे कंज्यूमर अपना इनिशियल आईसी के ऊपर वापस लौट के आ जाए। कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम ये बताता है आपका द अमाउंट ऑफ इनकम दैट मस्ट बी गिवन और टेकन टू कीप द कंज्यूमर एट द सेम इनिशियल यूटिलिटी लेवल आफ्टर प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने के बाद कंज्यूमर के इनकम में इस तरह से चेंज किया जाए जिससे कंज्यूमर अपने इनिशियल यूटिलिटी आईसी कर्व पे लौट के वापस आ जाए। या क्या होता है कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, कंपनसेट करता है बेसिकली इनकम पे। ये प्राइस में चेंज होने से जो उसको बेनिफिट या जो उसको लॉस हो रहा है कंज्यूमर को रियल टर्म्स में, उसको कंपनसेट किया जाए इस तरह जिसकी ताकि कंज्यूमर लौट के वापस अपने इनिशियल यूटिलिटी लेवल पे या इनिशियल आईसी कर्व पे और आईसी कर्व पे लौट के वापस आ जाए। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। दूसरा है इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम। ये कहता है कि प्राइस में चेंज से कंज्यूमर की कंज्यूम पैटर्न में चेंज आएगा, ठीक है? और वो नए आईसी पे मूव करेगा और उसको जो जो भी बेनिफिट या लॉस हो रहे हैं उस चीज़ से प्राइस में चेंज आने से, उसको हम उतना इनकम दें पहले, जो पहले जिससे वो जो सिनेरियो वो प्राइस चेंज होने के बाद फाइंड करेगा, हम उतना इसको इनकम दें, जो पहले उस चीज़ को वो फाइंड कर ले। अमाउंट ऑफ इनकम दैट चेंज दैट वुड हैव द सेम इफेक्ट ऑफ द कंज्यूमर यूटिलिटी एज़ अ प्राइस चेंज। जो प्राइस में चेंज आने से जो उससे कंज्यूमर पैटर्न चेंज आएगा, हम उसको इतना इनकम से दें जिससे वो चेंज उसको सेम लेवल चेंज देखने को मिले। ये आपको कहता है इक्विवेलेंट वेरिएशन इनकम। तो इस आपको 2 अप्रोच होते हैं, कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम और दूसरा होता है इक्विवेलेंट वेरिएशन इनकम। इसमें मेन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम है। इक्विवेलेंट वेरिएशन इनकम जो है इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता। खैर आपका इसका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अगला अप्रोच आपका स्लस्की अप्रोच है। स्लस्की अप्रोच फॉलो करता है कॉस्ट डिफरेंस मेथड। समझा रहा हूँ क्या होता है। स्लस्की अप्रोच फॉलो करता है कॉस्ट डिफरेंस मेथड टू सेपरेट प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इफेक्ट में डिवाइड करने के लिए वो फॉलो करता है कॉस्ट डिफरेंस मेथड। ये कहता है कि कंज्यूमर का जो प्राइस इनकम चेंज हुआ गुड का डिक्रीज वाले से उसको रियल इनकम बढ़ गया, तो कंज्यूमर से उतना इनकम ले लिया जाए जिससे वो अपना ओरिजिनल बंडल जो प्राइस चेंज होने से पहले था वो उसको अफोर्ड कर सके। तो ये कहता है कि कंज्यूमर को सबसे इफेक्ट एडजस्ट कंज्यूमर इनकम टू इंश्योर, वो कंज्यूमर इनकम को इतना एडजस्ट करता है जिससे वो अपनी पहले वाली जो कंज्यूमर बंडल है उसको अफोर्ड कर सके एट न्यू प्राइसेस। ये आपका स्लस्की अप्रोच कहता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनसेटिंग वेरिएशन अप्रोच एक्शन का वो कहता है कि कंज्यूमर इनकम कुछ इस तरह से चेंज किया जाए, एडजस्ट किया जाए जिससे वो अपना ओरिजिनल आईसी या ओरिजिनल यूटिलिटी को अटेन कर सके, वापस उसमें लेके आ जाए। और स्लस्टी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि कंज्यूमर का इनकम कुछ इस तरह से चेंज किया जाए जिससे कंज्यूमर अपना ओरिजिनल जो बंडल है, कंज्यूमर बंडल था प्राइस चेंज होने से पहले, वो उसको अफोर्ड कर ले आफ्टर प्राइस चेंज। ये था आपका स्लस्टी अप्रोच। मैं समझता हूँ आपको भी यहाँ पे बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी और स्लाइड्स है बाकी लेक्चर में, वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेगी, ठीक है? अब हम फर्स्ट यूज़ करना देखते हैं हिक्स का मेथड जो है कंपनसेटिंग वेरिएशन वाला मेथड। ये क्या कहता है कि आपका इनकम में ऐसा चेंज इस तरह से चेंज किया जाए जिससे आप ओरिजिनल आईसी पे वापस लौट के आ जाए आफ्टर प्राइस चेंज, ठीक है? अब देखते हैं हिक्स का मेथड देखते हैं नॉर्मल वर्स के केस में। पहले बजट लाइन थी इसकी थी एक्स क्यू रोटेट होके वो एक्स जेड पे चलेगी। इनिशियल इकोनॉमिक पॉइंट आपका ई1 था, फाइनल इकोनॉमिक पॉइंट आपका ई2 है, प्राइस इफेक्ट दिखा रहा है। ई1 से ई2 आपका दिखा रहा है प्राइस इफेक्ट क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज से आपने कंज्यूमर ने नया बंडल नया आईसी को अटेन किया, आईसी2 एट पॉइंट ई2। ये आपका दिखाता है प्राइस इफेक्ट। और हिक्स क्या कहता है कि कंज्यूमर से इतना इनकम में चेंज कर लिया जाए जिससे कंज्यूमर अपनी इनिशियल आईसी पे लौट के वापस आ रहा है आफ्टर प्राइस चेंज, ठीक है? इनिशियल आईसी इसकी आईसी1 थी, कंज्यूमर से इतना इनकम ले लिया गया है जिससे उसके बजट लाइन जो अंदर शिफ्ट, अब नई बजट लाइन कौन सी है? वो है एक्सजेड है। एक्सजेड आपकी न्यू बजट लाइन है, ठीक है? अब कंज्यूमर से इनकम ले लिया गया, इट मीन्स कि कंज्यूमर का हॉलिडे जो शिफ्ट होगा, नेक्स्ट शिफ्ट होगा, वो आप हो गया पीक्यू आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
एक्स जेड है, पी क्यू है उसका स्लोप जो है सेम है। इट मीन्स जो प्राइस जो है आफ्टर चेंज, ये वही प्राइस इंडिकेट कर रहा है। आफ्टर प्राइस अगर ये इंडिकेट आफ्टर चेंज प्राइस प्राइस चेंज इंडिकेट कर रहा है प्राइस है, ठीक है। अब पी क्यू का है, पी क्यू आपका टेंजेंट है इनिशियल आईसी कर्व पे, जिस आयरन बोलते हैं, एट पॉइंट ई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ई वन से ई टू आपका प्राइस इफेक्ट है, पॉइंट ई वन से ई थ्री आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ई वन से ई थ्री आपका है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर हिक्सर मेथड कहता है कि प्राइस इफेक्ट में से हमको रियल इनकम इफेक्ट हटाना है, उसके लिए हमको इनकम से देनी पड़ेगी कुछ इस तरह, ताकि वो अपने ओरिजिनल आईसी पे वापस लौट के आ जाए। हमने इनकम इफेक्ट यहाँ से हटा दिया, तो वो भी जो भी चेंज दिख रहा है यहाँ पे अब ई वन से ई थ्री में के थ्रू जो चेंज दिख रहा है कंजम्पशन में, वो सारा है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ई वन से ई थ्री आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, पी वन ई वन से ई टू आपका प्राइस इफेक्ट था, तो आपका इनकम इफेक्ट क्या हो गया, ई थ्री से ई टू, तो ई थ्री से आपका ई टू हो गया इनकम इफेक्ट। यहाँ पे दे सकते हैं ई वन से ई टू, दैट इज बी वन से बी टू आपका था प्राइस इफेक्ट था। इनकम कुछ इस तरह एडजस्ट की गई ताकि वो अपना ओरिजिनल बंडल पे वापस ओरिजिनल आईसी पे वापस आ जाए। हमने पहले आईसी का वेरिएंट ड्रॉ किया, जो टेंजेंट था ओरिजिनल आईसी से, वो ई थ्री टेंजेंट टेंजेंट पॉइंट है। तो बी वन से बी थ्री जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, दैट इज ई वन टू ई थ्री। देन ई थ्री से ई टू जो बचा आपका, वो आपका हो गया इनकम इफेक्ट हो गया। आपके यहाँ पे हो गया ये इनकम इफेक्ट। तो नॉर्मल कोर्स के केस में क्या हो रहा है, आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आपका पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट सॉरी सब्स्टिट्यूशन आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव है, तो आपका प्राइस इफेक्ट भी आपका नेगेटिव है। ये हो गया नॉर्मल गुड के केस में इसके मेथड के अकॉर्डिंग। अब इन्फीरियर गुड की बात करते हैं। इन्फीरियर गुड के केस नेक्स्ट मेथड कैसा अप्लाई होता है, सेम बदलाव रोटेट हुआ एक्स क्यू से एक्स जेड पे, नया किलोमीटर आ गया, पहले ई वन तक ई टू गया, ई वन से ई टू आपका हो गया प्राइस इफेक्ट, ठीक है। अब इनकम इस तरह से एडजस्ट की जाएगी ताकि उसका जो ओरिजिनल आईसी है वो अटेन कर सके एट न्यू प्राइसेस। तो नया बदल आपका एक्स जेड था, उसके पहले आप मेजर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज पी क्यू। जो नया जो इनिशियल आईसी है उसको टेंजेंट करता है पॉइंट ई थ्री पे, तो ई वन से ई थ्री आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका हो गया ई वन से ई थ्री, दैट इज बी वन टू बी थ्री। इनका इफेक्ट आपका हो गया ई थ्री से ई टू, ई थ्री से ई टू आपका क्या हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया। ई थ्री से ई टू आपका इनकम इफेक्ट हो गया, जो इंडिकेट करता है बी थ्री से बी टू तक। अब आपका प्राइस इफेक्ट क्या हुआ, ई वन से ई टू, दैट इज बी वन से बी टू आपका हो गया प्राइस इफेक्ट हो गया। तो इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव है। ये प्राइस गिरने से आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है इसका, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, वो इनकम इफेक्ट से वो ज़्यादा है, बड़ा है, किस वजह से आपका यहाँ पे ये प्राइस इफेक्ट जो है नेगेटिव आ रहा है, दैट इज लॉस पॉइंट आपका होल्ड कर रहा है। गिवन गुड के केस में क्या होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, बजरंग रोटेट हुआ एक्स क्यू से एक्स जेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, कंज्यूमर ई वन पे था इनिशियली, ई टू पे पहुंच गया नया एसी पे, ई वन से ई टू आपका प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट के लिए आपने एक बजट लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू न्यू बजट लाइन विच जो टेंजेंट होगा इनिशियल आईसी को, और पी को ड्रॉ किया इनिशियल आईसी को टेंजेंट कर रहा है एट पॉइंट ई थ्री, तो ई थ्री से ई वन टू ई थ्री आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, ई थ्री से ई टू आपको हो जाएगा इनकम फैक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट आपका नेगेटिव है, इनकम फैक्ट आपका नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट आपका पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि आपका इनकम फैक्ट जो है यहाँ पे ग्रेटर देन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, दे सकते हैं इनकम फैक्ट जो है ग्रेटर देन है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, तो इस वजह से आपका प्राइस इफेक्ट आपके यहाँ पर पॉजिटिव है, दैट इज प्राइस ऑफ गुड एक्स का डिक्रीज होने से आपका कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स का वो भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट गुड का केस ड्यू टू अकॉर्डिंग टू हिक्स मेथड कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड। हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, इनकम को इस तरह से चेंज किया जिससे कंज्यूमर अपना इनिशियल यूटिलिटी लेवल अटेन कर सकते हैं आफ्टर प्राइस चेंज। हमने उस तरह से इनकम को यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। अब अगला है स्लस्की मेथड। स्लस्की मेथड में क्या रहता है, हमको इनकम को कुछ इस तरह से चेंज करना है जिससे कंज्यूमर अपना ओरिजिनल कंजम्पशन बंडल पे वो वापस आ जाए आफ्टर प्राइस चेंज। जल्दी से खत्म करते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस चेंज हुआ, गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, आपका बंडल रोटेट हो गया, आपका एक्स वाई से एक्स जेड पहुंच गया आपका बजट लाइन, ठीक है। ई वन इनिशियल बंडल पॉइंट था, ई टू पे आ गया आपका फाइनल बंडल पॉइंट आ गया, तो ई वन से ई टू आपका क्या हो गया, या हो गया प्राइस इफेक्ट। हम हमको यहाँ से सबसे इफेक्ट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, इनकम को उस इस तरह चेंज करेंगे ताकि कंज्यूमर अपना ओरिजिनल कंजम्पशन बंडल अटेन कर सके आफ्टर प्राइस चेंज, ठीक है। आपका नया बजट लाइन है एक्स जेड है, उससे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस तरह जिससे वो अपने इनिशियल बंडल था ई वन को उसको इंटरसेक्ट करते हुए जाए। हमने पी को ड्रॉ किया पहले टू एक्स जेड न्यू बजट लाइन। अब उसने एक नया हायर आईसी पे ई थ्री पे अपना एक कंजम्पशन पॉइंट अटेन किया, ठीक है। तब ई वन से ई टू का प्राइस इफेक्ट था, ई वन से ई थ्री आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया,
और E3 से E2 आपका क्या होने आपका हो गया इनकम फैक्ट। तो से प्राइस यहाँ पे इनकम फैक्ट आपका पॉजिटिव है, सब्सटेंस फैक्ट आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे हो गया लस्सी का नॉर्मल वुड का केस। सेम आपका लस्सी का इन्फिनिट वुड के केस में इनकम को कुछ इस तरह से चेंज किया गया जिससे वो ओरिजिनल बंडल का टेक कर सकते हैं। E1 आपका ओरिजिनल बंडल था, E2 आपका फाइनल बंडल है, दैट इज प्राइस इफेक्ट। इनकम पे चेंज किया गया ताकि वो इवन फैक्ट कर सके। आफ्टर प्राइस चेंज पहले ड्रॉ किया गया बजट लाइन PQ E1 को पार्सल कर रहा है, नया नया IC पे वो इक्वल पर टेक कर रहा है E3 पे। तो E1 से E3 आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन फैक्ट हो गया, E3 से E1 आपका हो गया इनकम फैक्ट। तो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट जो है बड़ा है इनकम फैक्ट से, इसमें से आपका प्राइस फैक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। आपका लॉ डाउन आपको होल्ड कर रहा है, या आपका हो गया इन्फीरियर गुड का केस। नेक्स्ट आपका है गिवन गुड का केस। कस्टडी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न फॉलो करेगा। E1 आपका इनिशियल बंडल था, E2 आपका फाइनल बंडल है न्यू ड्यू टू चेंजिंग डिक्रीज प्राइस ऑफ गुड एक्स। और आप कंज्यूमर को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए कंज्यूमर को इनकम कुछ इस तरह चेंज किया जाएगा जिससे वो अपना ओरिजिनल बंडल जो है E1 उसको अटेन कर सके। तो पहले लाइन ड्रॉ किया हमने नए बंडल नए बजट लाइन के, दैट इज PQ। तो जो टच करें तो पैट करते जा रहा है E1 को, और उस नया IC पे एंड देन ड्रॉ इक्वल अटेन के, दैट्स E3 पे। तो E1 से E3 आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, E1 से E2 आपका प्राइस इफेक्ट था, और E3 से आपका E2 क्या हो गया? आपका हो गया वो इनकम फैक्ट। तो इस केस में क्या है? आपका इनकम फैक्ट ज़्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, इनकम फैक्ट आपका नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट आपका नेगेटिव है, दोनों ये से ज़्यादा है। तो अगर आपका प्राइस इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। लॉन्ग टर्म आपको होल्ड नहीं करेगा, इट मीन्स प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होने से आपका कंजम्पशन जो है एक्स का वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका स्लैशली मेथड। और दोनों के एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना आपको सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे जहाँ पे आपको सारे ड्रॉ करने पड़े। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ स्लैशली मेथड में वेरिएशन और इनकम में वो क्यों आ रहा है, मतलब किस हिसाब से वेरिएशन किया जा रहा है। स्लैशली मेथड में आपको इनकम में चेंज लाना है तो फाइंड द सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कुछ इस तरह से कि ताकि कंज्यूमर अपना इनिशियल बंडल जो है वो अटेन कर सके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट के अंदर। और सस्ती मेथड के अंदर और हिस्ट्री मेथड में क्या होता है कि कंज्यूमर का इनकम इस तरह कैच किया जा रहा है तो फाइंड द सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कि वो अपना ओरिजिनल IC कर्व को वो अटेन कर सके आफ्टर प्राइस चेंज। ये दो बेसिक डिफरेंस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ये ग्राफिकल चीज़ें ग्राफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस इफेक्ट, इनकम फैक्ट और सब्स्टिट्यूशन फैक्ट के साइंस क्या होता है, क्या साइन क्या होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन से गुड्स में कौन सा साइन होता है, क्या होता है, कौन सा गुड लॉक डाउन होल्ड करता है, लॉक डाउन कौन सा गुड होल्ड नहीं करता, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ग्राफिकल वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती। बस मैंने आपको चीज़ें बता रही है कि हाँ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हमारे पास नया टॉपिक जो लास्ट टॉपिक क्लास का वो है टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपके 3 टाइप के हैं। पहला आपका मार्जिनल डिमांड कर्व जिसको हम ऑर्डिनरी डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और इसको हम अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व भी बोलते हैं। अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व है क्या, बताता हूँ अभी कुछ देर में। आपका एक्सटेंड डिमांड कर्व होता है जिसको हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व बोलते हैं। आपका मल्टीपल डिमांड कर्व भी होता है जिसको हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ पढ़नी है। रीज़न बताता रहूँगा कि चीज़ें क्यों होती है। मार्जिनल डिमांड कर्व, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व बोलते हैं, उसको अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम स्टडी करते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और इनकम फैक्ट दोनों होता है। तो यहाँ पे इस केस जैसा भी लास्ट क्लास स्लाइड में देखा आपने, आप सब्स्टिट्यूशन फैक्ट निकालने के लिए कंज्यूमर को कंपनसेट कर रहे हैं इनकम में, ताकि वो अपने ओरिजिनल IC या ओरिजिनल बंडल को अटेन कर सके। उसको कंपनसेट कर रहे हैं इनकम के टर्म्स में, ठीक है? तो मार्जिनल डिमांड कब होता है? वो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और इनकम फैक्ट दोनों कंसीडर करता है, ठीक है? जैसे उसको हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे कंपनसेशन इनकम में नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं उसको अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व। वो दूसरा एक्स्ट्रा डिमांड कर्व, स्लैशी डिमांड कर्व जो होता है, उसमें उसको हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व इसलिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम कंज्यूमर का कंपनसेट कर रहे हैं इनकम टर्म्स में, ताकि हम खाली इसको सब्सिडी इफेक्ट दे सकें और कंज्यूमर को खाली सब्सिडी इफेक्ट दे सकें। इसलिए हम उसको कंज्यूमर को इनकम टर्म से कंपनसेट कर रहे हैं, सिर्फ सब्सिडी इफेक्ट को देखने के लिए, ठीक है? तो मार्जिनल डिमांड कर्व केस में क्या होगा, जैसा मैंने पहले बताया आपको, उसमें दोनों होते हैं, इनकम फैक्ट और सब्सिडी इफेक्ट दोनों होते हैं, ठीक है? ये आपका ड्राइव होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रारूप से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिटेल में नहीं जाएँगे इसके, ठीक है? आपका एक्सटेंड डिमांड कब होता है? वो आपका कंपनसेटेड डिमांड कब होता है? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कंसीडर करते हैं, इनकम फैक्ट कंसीडर नहीं करते। इनकम फैक्ट को हटाने के लिए इसमें से हम कंज्यूमर को कंपनसेट करते हैं इनकम के टर्म्स में। वो आपका एक्सटेंड डिमांड कब होता है, जिसको कंपनसेटेड डिमांड कब बोलते हैं। इसमें खाली आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इसके अंदर इनकम फैक्ट नहीं होता। ये आपका ड्राइव होता है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के थ्रू। फिर से कह रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाएँगे, इससे क्यों होता है, क्या होता है, सब चीज़ें आपको याद रखिए। देन वी हैव सब्सिडी डिमांड मेथड, इसको भी क्लास कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन डिमांड कर्व कहते हैं। क्यों? इसके अंदर भी हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंसीडर करते हैं, इनकम फैक्ट इसमें कंसीडर हम नहीं करते हैं, ठीक है? इस ग्राफ के अंदर तीनों डिमांड कर्व ड्राइव किए गए हैं। आप किस हिसाब से देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर 3 डिमांड बने हुए हैं, डिमांड कर्व D1, D2, D3। अगर एग्जाम में
मैं कहूँगी 3 डिमांड कर्व है। उम, इस पॉइंट से D1, D2, D3। D1 जो होगा वो आपका मार्शियल होगा, मार्शियल डिमांड कर्व। D3 जो होगा वो आपका होगा हिक्सन डिमांड कर्व। और D2 जो होगा बेसिकली जो पहला डिमांड कर्व होगा जो आपका हाँ, फ्लैटर डिमांड कर्व है तीनों में से वो आपका मार्शियल है। जो सबसे स्टीपर डिमांड कर्व है वो आपका हिक्सन है और दोनों में बीच का डिमांड कर्व जो है वो आपका है स्लश की डिमांड कर्व, ठीक है। और 2 डिमांड कर्व आपको दे दिए जाएँ, एग्ज़ाम में मान लीजिए ग्राफ दे दिए, 2 डिमांड कर्व दे दिए जो एक पॉइंट पे आपको पास ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं दोनों डिमांड कर्व। उसमें से 2 डिमांड कर्व जितना जो स्टीपर होगा वो मार्शियल डिमांड कर्व होगा और जो डिमांड का आपका मीन्स 2 डिमांड का आपका फ्लैटर होगा वो आपका मार्शियल होगा, जो डिमांड का स्टीपर होगा वो आपका हिक्सन होगा। और इन केस अगर 3 डिमांड कर्व दे दिया जाए तो वही फ्लैटर वाला आपका हिक्सन, स्टीपर वाला आपका सॉरी फ्लैटर वाला आपका मार्शियल, स्टीपर वाला आपका हेक्सियन और बीच वाला आपका स्लस्की डिमांड कर्व होगा। इसीलिए आपको इतना ध्यान रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन-सा डिमांड कर्व कौन-सा होता है, ठीक है? और की पॉइंट्स आप सुनने में देख लेते हैं। सिंस आपका कंपल्सरी डिमांड कर्व हेक्सियन डिमांड कर्व है और स्लस्की डिमांड कर्व है, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका हमेशा नेगेटिव होता है। इट मीन्स आपका जो हेक्सियन और स्लस्की डिमांड कर्व है वो भी हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है? ये चीज़ आप लिखो ये। और भाई दूसरी बात तो मार्शियल डिमांड का होता है, जिसको ऑडियो डिमांड का भी बोलते हैं, वो आपका नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इनकम फैक्ट और सब्सिडी फैक्ट दोनों कंसीडर करता है। जब भी आपका इनकम फैक्ट बड़ा होगा सब्सिडी फैक्ट से, उस केस में आपका प्राइस फैक्ट होगा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स आपका डिमांड का यहाँ पे कैसा बनेगा? पॉजिटिव स्लोप डिमांड का बनेगा जो गिवन गुड के केस में होता है। तो ये चीज़ें आपको इस स्लाइड से याद रखनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आज की क्लास काफ़ी टेक्निकल थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस। मैं आशा करता हूँ अभी क्लास में आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होगी और नहीं समझ आई तो बस कुछ नहीं करना, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। आपके लिए डाउट क्लासेस शेड्यूल करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पास एक बार सुन के देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीसीसी का आपको हॉरिजॉन्टल से आपका इलास्टिक डिमांड कैसा होगा? पीसीसी से आपको हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ इस तरह प्राइस डिक्रीज़ हुआ, ये आपको पीसीसी आपका हॉरिजॉन्टल आ गया। जैसा कि क्लास में पढ़ा आपने, जब पीसीसी का आपका हॉरिजॉन्टल होता है उस केस में आपका जो डिमांड इलास्टिक डिमांड क्या होता है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 होता है। जब भी आपका पीसीसी का हॉरिजॉन्टल होगा उस केस में आपका प्राइस ऑफ द जो डिमांड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम फैक्ट कैसा होता है? इंफीरियर गुड के केस में, इंफीरियर गुड के केस में आपका इनकम फैक्ट आपका नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि प्राइस ऑफ एक्स गिरा, इससे आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, बट जिसकी वजह से आपका कंजम्पशन जो है गुड एक्स का वो कम सॉरी गुड एक्स का कंजम्पशन वो कम हो गया। इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम फैक्ट, जो इंफीरियर गुड के केस में देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इंफीरियर गुड का प्राइस बढ़ा, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर फीस डाल दिया, देन वो इंफीरियर गुड को कंजम्पशन कम कर देता है। तो इंफीरियर गुड के केस में इनकम फैक्ट आपका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड एक्स का प्राइस फाउंड हो रहा है, द नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज राइस इज प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जो क्वांटिटी एक्स है उस वो बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है वो, और गुड वाई का कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स अब पीसीसी कैसा बन रहा है इस केस में? पीसीसी आपका वहाँ पर हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है, बन रहा है। पहले देखिए हुआ आपका जो बजट है रोटेट हुआ, एक्स एक्सिस राइटवर्ड, कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है एक्स का, वाई का कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, पीसीसी आपका हॉरिजॉन्टल है। इट मीन्स आपका जो प्राइस इलास्टिक डिमांड जो गुड एक्स का है वो आपका यूनिटरी इलास्टिक है। आपका पीसीसी का कैसा है यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल है। पीसीसी हॉरिजॉन्टल मीन्स गुड आपका जो प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, ठीक है। अब कह रहा है कि इनकम फैक्ट नेगेटिव है, गुड एक्स आपका इंफीरियर गुड है, गुड वाई आपका आपका नॉर्मल गुड है। उस केस में आईसीसी कर्व और स्लोप क्या होगा? ठीक है, आईसीसी मतलब आपका इनकम चेंज आ रहा है, तो आपका बजट लाइन प्रॉपर पैरेलली राइट पर शिफ्ट हो रहा है, राइट पर जो भी है शिफ्ट हो रहा है। और आपका जो गुड एक्स जो है वो इंफीरियर है, मतलब गुड एक्स इंफीरियर मतलब कि डिफरेंट इनकम बढ़ने से उसका कंजम्पशन गुड एक्स का गिरेगा। तो लेट्स से पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बन रहा है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व, देख सकते हैं। कंजम्पशन जो एक्स का वो गिरा जा रहा है क्योंकि एक्स जो है आपका इंफीरियर गुड है, तो बाइक का कलर बढ़ रहा है क्योंकि गुड वाई आपका नॉर्मल गुड है। तो यहाँ पे आपका आईसीसी कर्व कैसा हो गया? बैकवर्ड बेंडिंग हो गया टू द लेफ्ट, जिसका आंसर था ऑप्शन ए। देखो ये 4 क्वेश्चन थे एग्जाम में देखे गए थे पास्ट ईयर इस टॉपिक से। तो आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, थोड़ी टेक्निकल भी थी। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी और इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन भी हमने कल देख लिए। तो इसी के साथ साथ आपका जो है कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।